नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 8, वक्त हो गया गंगा सवेरा की। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर हेडलाइंस पर। कोरोना से संबंधित जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लॉन्च किया आयुष कवच ऐप। कोरोना से बचाव और सुरक्षा के साथ सभी जरूरी जानकारियां देगा। देश में फिर बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 46,433 मरीज कोरोना संक्रमित। यूपी में भी 2,880 बीमार। लखीमपुर खीरी में मंडी प्रशासन की लापरवाही। बारिश में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। बड़ा सवाल, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब? बागपत में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। 6 से ज्यादा लोग घायल। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको देते हैं कोरोना का अपडेट और वही आपको देंगे कोरोना के मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में आज फिर बढ़ी है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 118 नए केसेस आए पॉजिटिव। कोरोना की वजह से 2,880 ये संख्या पहुंच गई है और 6 मरीजों की बीते 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। 118 केसेस बीते 24 घंटे में आए हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है और देश की बात करें तो कुछ इसी रफ्तार से संख्या बढ़ती चली जा रही है और लॉकडाउन फेज 3 में है, संख्या कम नहीं हो रही है। अब रियायतें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में कैसे रुकेगा ये संक्रमण, जब गलियों कूचों से जहां पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे वहां से केसेस लगातार बढ़कर आ रहे थे। ऐसे में जब एक्टिविटीज होंगी, जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, दफ्तरों तक जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कारखाने चलेंगे, वहां लोग जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, तो शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और अब बड़ी खबर आपको देंगे नोएडा से, जहां पर सार्वजनिक जगह पर थूकने पर कार्रवाई। प्राधिकरण ने 3 लोगों पर कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं नोएडा से। प्राधिकरण के 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अलग अलग इलाकों में जुर्माना लगाया गया। अलग अलग ये इलाके हैं जहां ये जुर्माना लगाया गया है। 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू है। 31 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन इस बीच में सार्वजनिक जगहों पर थूका गया तो कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई की भी गई है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, पहले तो उस कार्रवाई के बारे में बताइए, जो कार्रवाई की गई है, कहां पर ये कार्रवाई की गई है और अब इस तरह की कार्रवाई करने का क्या मन बना लिया है? देखिए राजीव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ तौर पे कहा है कि कहीं पर भी न थूकने को जो है उसने वर्जित कर दिया है। कहीं पर भी थूकना एक प्रकार से अब जुर्म हो गया है। खुद जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मास्क लगाना और कहीं पर भी थूकना ये जो है वर्जित है। मास्क लगा के रखा जाए हमेशा और कहीं पर न थूका जाए। इसको लेकर लगातार अपील करती जा रही थी और पैंडेमिक एक्ट में भी इसको रखा गया है, यानी कि जो कोरोना को लेकर पैंडेमिक एक्ट बनाया गया उसमें भी ये रखा गया कि मास्क लगाकर हमेशा चले और कहीं पर भी न थूके। कल नोएडा में जब 3 लोग अलग अलग जगह पर चल रहे थे तो उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर थूका, क्योंकि थूकने से कोरोना के जो है संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसी वजह से थूकने को लेकर जो है रोक लगाई गई है, लेकिन लोगों ने थूका, जिस पर उसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की। तीनों के खिलाफ 500 रुपए का जुर्माना लगाया और ये पहली बार, अगर दूसरी बार करते हुए ऐसा पकड़ जाएंगे तो उनके ऊपर और जुर्माना लगाया जाएगा। जाहिर तौर से बात है कि नोएडा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है, हर चीज पे नजर रख रहा है, चाहे वो लोगों के आने जाने की गतिविधियां हो। बताइए, जो दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर पर कार्रवाई हुई है, ये 3 लोग पकड़ में कैसे आए? सीसीटीवी की मदद से देखा या अधिकारियों ने इनको थूकते हुए देखा? देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने इनको थूकते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और तीनों के खिलाफ 500 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ अविनाश, आप ये भी बताइए कि 31 मई तक गाजियाबाद में भी धारा 144 बढ़ा दी गई है। इसके पीछे के कारण?
देखिए राजू, लगातार गाजियाबाद में केसेस आ रहे थे और गाजियाबाद के जो डीएम थे उनका मानना था कि जो गाजियाबाद में केस आ रहे हैं खासतौर से कोरोना संक्रमण के, वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो दिल्ली से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने उसके बाद फिर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा चौकसी की और कल उन्होंने ऐलान किया कि 31 मई तक धारा 144 पूरे जिले में लागू रहेगी, जिससे कि लोग आपस में एक दूसरे से मिल न सके। हालांकि गाजियाबाद में अभी काफ़ी कम केसेस हैं, लेकिन केसेस बढ़े नहीं, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लगातार केसेस इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो अगर लोग घुलेंगे मिलेंगे तो इससे ज़्यादा और संक्रमण फैलेगा। और गाजियाबाद में जिस प्रकार से कई सारे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और साथ में बैठते हैं, तो ऐसे में धारा 144 लगाई गई है कि कहीं पर भी कोई 4 आदमी से ज़्यादा ना दिखे और जो लोग चल रहे हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी हो। इसी के मद्देनजर कल डीएम ने ये निर्णय लिया है। इसके साथ साथ डीएम एपी पांडे ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कुछ और ढील दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी 144 लागू रहेगी अगले आदेश तक। जी अविनाश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपने अगर थूका तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। एक अच्छी पहल और एक जो अच्छा और स्वस्थ चरित्र होता है वो इस तरह की हरकतें करता भी नहीं। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा किसी को करते हुए देखें तो उसको रोकें, जरूर थूकने से रोकें। आगे बढ़ रहे, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में सोमवार की शाम आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकवादी हमले में गाजीपुर के नौनहरा के रहने वाले जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। उनके परिजनों को जब ये जानकारी मिली तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अश्विनी अपने पीछे पत्नी आशु और बेटी आयशा को छोड़ गए हैं। अश्विनी को याद करके गांव वाले मर्माहत हैं। गांव में गम का माहौल है, हर किसी की आंखों में आंसू है, लेकिन गर्व की भावना भी है कि उनका बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है। अश्विनी का शहीद जवान अश्विनी का स्वभाव बताया जाता कि बहुत बढ़िया था, मिलनसार थे। जब भी गांव आते थे तो गांव के युवाओं को प्रेरित करते थे कि वो सेना के साथ जुड़े, अर्धसैनिक बलों के साथ जुड़े। और जिन युवाओं के पास पैसे की कमी होती थी तो खुद ये अपनी जेब से पैसा देकर उनका फॉर्म भरवाते थे। रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे, 27 फरवरी को गए थे। तो मिली थी जानकारी कि शाम को 7 बजे फोन आया। मैं यही था, मुझे समझ में नहीं आया कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे भाई। फिर मेरा एक जन का फोन आया तो बोले ऐसी ऐसी बात है। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ गए। नीतीश पांडे भी हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले तो एबीपी गंगा जवान की शहादत को सलाम करता है। माहौल किस तरह का होगा गांव में, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं नीतीश यहीं से, क्योंकि रोते बिलखते हुए परिवार वालों की तस्वीरें हमने देखी हैं। आप तो वहां पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हैं? गम का क्षण है राजीव, और बेहद गम का क्षण है। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शहीद के परिवार पे यहाँ पर कोई परिवार का हाल लेने के लिए, हालचाल जानने के लिए न तो गाजीपुर जिले के जिलाधिकारी को समय है यहाँ आने के लिए, न ही किसी अन्य आला अधिकारी को। ग्रामीण जनों की और परिवारजनों की माने तो न तो अभी तक इनके दरवाजे पर कोई नेता आया, न तो कोई बड़ा अधिकारी आया। तहसीलदार को भेजा गया है, प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर तहसीलदार को भेजा है ताकि तहसीलदार यहाँ पर पहुंचकर टेंट लगवाएं और श्रद्धांजलि की व्यवस्था करें। क्या गाजीपुर जिले के जिलाधिकारी को इस मामले में जिम्मेदार नहीं होना चाहिए था? यहाँ पर पहुंचकर शहीद के घर पे आके हालचाल नहीं लेना चाहिए था? और इसके साथ ही जो नेता हैं, खास तौर पे अगर बात करें तो सरकार के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं अभी तक, जो शहीद के दरवाजे तक नहीं आ सके। स्थानीय विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे हालचाल लेने के लिए, ये ग्रामीण जनों का कहना है। लेकिन ग्रामीण जनों में इस पूरे वाक़ये के बाद आक्रोश है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जब से शहीद की शहादत की सूचना मिली है, पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। हर तरफ गम का माहौल है, लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हर कोई शहीद के पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहा है। 6:45 पर बताया जा रहा है दिल्ली से रवाना हो चुका है पार्थिव शरीर और पहले वाराणसी पहुँचेगा। वाराणसी में
जो सेना के जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर वहाँ से गाजीपुर की ओर रवाना होगा। तो लगभग 12 से 1 के बीच में यहाँ पर पहुँचेगा पार्थिव शरीर। और हमारे साथ शहीद के भाई मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे, क्या कोई नेता, कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी आपके दरवाजे आया था यहाँ पे? जी कोई नहीं आया था। कितना दुख है, कितना आक्रोश है? बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, कोई नहीं आया। कोई मांग है आप लोगों की सरकार से, सरकार के मुखिया से? अभी तो हम कुछ कहने के हाल में नहीं है, बट हम यही कहेंगे कि जीविका चलाने के लिए कुछ दिया जाए, किया जाए। कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे, इस समय 2 हैं। अश्वनी सबसे बड़े थे? जी। कैसे खर्चा चलेगा? आप लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ करे ताकि हम परिवार को लेकर चल सके। कुछ ग्रामीण जन भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे जानेंगे। क्या कोई यहाँ पे लोग आए, कोई प्रशासनिक अमले का बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता, गाजीपुर में भी जो सरकार के नेता हैं वो भी हैं, क्या कोई हालचाल लेने आया? कोई इस घटना पे शोक व्यक्त करने आया? कोई आया? कोई नहीं आया है, कोई अब तक कोई नहीं सुध लेने आया है। कोई सुध लेने नहीं आया? नहीं आया। ये हमारा भतीजा है, जितना भाई को कष्ट है उससे ज़्यादा हमको भी है। अब तक किसी ने नहीं आया है और हम जो है यहाँ से डेड बॉडी उठने नहीं देंगे जब तक कोई डिसाइड नहीं हो जाएगा। क्या डिसाइड हम चाहते हैं आप, क्या हो जाए, क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग कुछ नहीं, जब हमारा भतीजा जो है देश के लिए मरा है, अब तक कोई नहीं आया है, तो हमारा यही मांग है कि जो उनके भाई हैं उनके बारे में सरकार कुछ करे। और जब तक यहाँ कुछ नहीं कहेगी हम लोग जाने नहीं देंगे। नीतीश मैं चाहता हूं कि आप उनके भाई से ही एक सवाल पूछें। वो सवाल ये है कि क्या उनके परिवार को, क्या उन्हें फोन आया है, किसी ने फोन किया, किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने, किसी ने फोन करके किसी तरह का आश्वासन दिया है अभी तक? हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोई आया नहीं, लेकिन क्या दूरभाष द्वारा फ़ोन पर किसी तरह का हाल जानना किसी ने, कोई आश्वासन दिया? सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, मुख्यमंत्री ने किसी तरह का आश्वासन मिला? कुछ नहीं। नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। भैया का फ्रेंड फ़ोन किया था, बोला कि 2 जांघ में गोली लगी, एक सीने पे लगी, मार कर गिराया गया। शायद बात करने की स्थिति में नहीं है राजीव, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन इस दुख के क्षण में ये आक्रोश भी है। आक्रोश इस बात का है कि जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं सैनिकों के नाम पर, और प्रशासनिक अधिकारी क्या, देश का हर व्यक्ति इन्हीं सैनिकों के नाम पर अपना दम भरता है। और आज जब शहीद की शहादत होती है तो क्या इनके हालचाल को जानने के लिए दूरभाष की भी किसी ने जरूरत नहीं समझी? ये बड़ा सवाल है गाजीपुर के अधिकारियों के लिए, गाजीपुर के जनप्रतिनिधियों के लिए, कि जो देश के लिए कुर्बान हो गया, जिसने जरा भी नहीं सोचा कि उसके परिवार का क्या होगा उसके पीछे, वो जान की बाजी लगा देता है और उसके परिवार को ऐसे क्षण में अकेला छोड़ दिया जाता है। सरकारों को इतनी भी परवाह नहीं है कि किसी को भेज दे वहां पर, फोन करके पूछ ले कि परिवार वाले आप कैसे हैं। ये कहीं ना कहीं पराकाष्ठा है संवेदनहीनता की। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हम आपके पास आते रहेंगे। तो तहसीलदार को भेजकर एहसान कर दिया गया है और इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया अभी तक। परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बातचीत नहीं हुई। जिलाधिकारी अपने एसी वाले कमरे में अभी सो रहे होंगे, जगेंगे तो उनको मालूम चलेगा शायद कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में एक जवान शहीद हो गया है। उनका परिवार भी है जो रो रहा है, बिलख रहा है, सरकार से उम्मीदें कर रहा है, लेकिन उनकी नींद खुलेगी तो वो देखेंगे। बाकी सरकारी अमला भी पूरी तरह से सोता हुआ दिखाई दे रहा है इस मामले में, और वाकई बहुत चिंताजनक और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में आम आदमी को दी गई तमाम रियायतों के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में बसों का संचालन शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। और बसों का संचालन शुरू होने के लिए हर ट्रिप से पहले सभी बसों को सैनिटाइज करना जरूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की भी रोजाना थर्मल स्क्रीनिंग भी करवानी जरूरी है। ग्रीन जोन में जिलों में चलने वाली बसें सीमावर्ती ग्रीन जोन जिलों में भी जा सकेंगी और इसके अलावा बस अड्डों को भी रोजाना 2 बार सैनिटाइज कराना जरूरी है। तो कौन से हैं वो ग्रीन जोन, वो आप देख लीजिए और कहां-कहां बसें चलने वाली हैं। हमारे संवाददाता भी अब
हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रभात अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, तो अखिलेश तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं कुशीनगर से। अखिलेश, आप वहां पर बताइए, बसेस चलाने का निर्णय लिया गया ग्रीन जोन में, तो क्या बसों का संचालन शुरू हो गया? और संचालन शुरू हो गया है तो क्या प्रक्रिया, किस तरह से वहां पर बसों का संचालन करवाया जा रहा है? सैनिटाइजेशन करने के लिए कहा गया, क्या दिख रही है आपको सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहां? नहीं जी, मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर पहले ग्रीन जोन में था। कुशीनगर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले नहीं थे, लेकिन कल पहला मरीज पॉजिटिव मिला है। उसके बाद आज दूसरे मरीज की पुष्टि हुई है। उसके बाद ग्रीन जोन जो था वो ऑरेंज जोन में तब्दील हो गया है। कल डीएम से मेरी वार्ता हुई थी। डीएम ने यह बताया था कि देखिए, कोई भी संचालन हम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी आज हम पडरौना बस डिपो पे खड़े हैं। यहाँ एक भी बस नहीं दिख रही है, ना ही कोई कर्मचारी या कोई डिप्टी आरएमओ रैंक का कोई अधिकारी है, सिवाय एक होमगार्ड के। होमगार्ड से मेरी वार्ता हुई। होमगार्ड ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जिससे ये लगे कि आज बसों का संचालन होना है। जी अखिलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि दूसरा पॉजिटिव केस भी कुशीनगर से आज आ गया है और शायद यही वजह है कि बसों का संचालन वहां पर नहीं करवाया गया है, क्योंकि ग्रीन जोन से इसको हो सकता है कि ऑरेंज या फिर रेड जोन में डाला जाए। बहरहाल प्रभात अवस्थी का रुख कर लेते हैं कानपुर से। प्रभात, कानपुर में तो स्थिति बहुत खराब है, तो यहाँ पर सरकार क्या सोच रही है इस तरह का बसों का संचालन करवाने का? क्योंकि भीड़ को शराब के ठेकों तक जब पहुंचने की इजाजत हो सकती है तो वो भीड़ बसों में भी तो जा ही सकती है। जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर जरूर रेड जोन में है, लेकिन कानपुर का जो पड़ोसी जिला है कानपुर देहात, वो फिलहाल रेड जोन में नहीं है। लेकिन बावजूद उसके जो कानपुर देहात के लोग हैं उनको जो परिवहन है उसकी छूट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कानपुर देहात की जो बसें हैं परिवहन विभाग की, वो सभी जो बसों का संचालन है वो कानपुर के बस डिपो से होता है और जो कानपुर से कानपुर देहात को जोड़ने का काम करती हैं। कानपुर देहात के अंदर अगर लोकल की बात की जाए तो जो सरकारी बसें हैं वो सिर्फ वहाँ से लाकर कानपुर तक कनेक्टिविटी का काम करती हैं। लोकल में जो बसें हैं वो प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट जो वाहन है उसके द्वारा ही सवारियों का आवागमन होता है। लिहाजा कानपुर देहात में जो लोकल, क्योंकि कानपुर देहात तो ऑरेंज और ग्रीन जोन के बीच की कशमकश में फंसा हुआ है, तो कानपुर देहात में लोकल के लोग चल पाएंगे, लेकिन परिवहन की जो बसें हैं वो फिलहाल नहीं चलेंगी, क्योंकि परिवहन का जो संचालन है वो कानपुर की वजह से होता है और कानपुर से जब लोग वहां जाएंगे तभी ये संभव हो सकता है। तो साफ है कि कानपुर देहात जब लोकल बसें चलेंगी तो ऐसे नहीं आ रही। वहीं अगर कानपुर की बात मॉनिटर करेगा कि वो तमाम एहतियात बरत भी रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इस बारे में जब डीएम से बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी किसी तरह के संचालन जो कि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कोई इजाजत नहीं दी गई है। रणनीति तय की जा रही है। जिन लोगों को वहां पर दुकानें कानपुर देहात में जरूर खुलेंगी, लेकिन जिन लोगों को आवागमन के लिए जाना है या कहीं जरूरी काम से जाना है वो अपनी गाड़ियों से जाएंगे, जो भी गाइडलाइन का फॉलो करेंगे। कार में 3 लोग बैठ सकेंगे, बाइक में 1 लोग जा सकेगा। अभी फिलहाल जो प्रक्रिया है बसों की शुरुआत करने का जो गाइडलाइन है वो कानपुर देहात में नहीं होगा। तो वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में किसी तरह का कोई भी परिवहन जो है वो नहीं होगा। सिर्फ लोग अपनी निजी गाड़ियों से चलेंगे और पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि कानपुर की भी अगर बात करें तो सिर्फ रेड जोन और हॉट स्पॉट जोन जो है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कानपुर में जितनी भी मार्केट है, एकल विंडो है, जितने भी दुकानें हैं जरूरी सामान की, आवश्यक सामग्रियों की, वो सब खोल दी गई हैं। यानी कि एकल दुकानें खुल रही हैं और कानपुर में तो नहीं, लेकिन कानपुर देहात में कुछ राहत मिल रही है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रभात धन्यवाद। तो जो परिवहन निगम है उसने तो बसेस चलाने से इनकार किया है, लेकिन जो लोकल बस संचालक हैं वो चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर भी ठोस रणनीति बनानी जो है जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि बसेस अगर चलें तो प्रॉपर सैनिटाइज हो और व्यवस्थित तरीके से चलें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, अब फौरन लौट रहे हैं।